नमस्कार, कॉमन ग्राउंड में आपका स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है और गवर्नमेंट स्कूल्स में हम देखते हैं शिक्षा हो ही नहीं रही है और प्राइवेट स्कूल्स में भी शिक्षा का स्तर वैसा नहीं रहा जैसे पहला होता था। और ऊपर से कोचिंग माफिया ने छात्रों के ऊपर इस तरह से कंट्रोल किया हुआ कि छात्रों का नॉलेज का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। और हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, वहाँ हम देखते हैं हमारे देश में रिसर्च ऑन अप्लाइड साइंस उसका स्तर बहुत कम है। पीएचडी स्कॉलर आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अप्लाइड साइंस में पीएचडी जहाँ पर कोई इन्वेंशन हो या कोई खोज हो, वहाँ भारत बहुत पीछे दिखाई देता है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कुछ विशिष्ट अतिथि जुड़े हुए हैं। मैं आपसे उनका परिचय कराना चाहूँगा। ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर डीसी तायल जी। डॉक्टर डीसी तायल जी एक प्रख्यात डिग्री कॉलेज से एक प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुए हैं। वह फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत थे और एचओडी के पद पे भी उन्होंने कार्य किया। उसके बाद उन्होंने बीएसए मैनेजमेंट कॉलेज फरीदाबाद में डायरेक्टर के रूप में कार्य किया और अब वो गरीब बच्चों को मुफ्त में आईआईटी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने फिजिक्स में बहुत ही सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिसका लाभ पूरे देश वर्ष में बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बच्चे उठाते हैं। उनकी न्यूक्लियर फिजिक्स पे लिखी हुई बुक खासतौर से बहुत विशेष रूप से प्रख्यात है। उसी के साथ आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी। डॉक्टर संजीव कुमार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और उसी के साथ वो कम्युनिटी रेडियो 90.04 एफएम पर डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ साथ वो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में डायरेक्टर के रूप में कार्यरत रह चुके हैं और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। उसी के साथ गया से हमको ज्वाइन किया है डॉक्टर कौशल किशोर ने। डॉक्टर कौशल किशोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के डीन हैं और इसी के साथ साथ वो डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन के एचओडी भी हैं। मैं आरंभ करना चाहूँगा डॉक्टर संजीव कुमार जी के साथ। डॉक्टर संजय कुमार, जो कि मेरे टीचर भी मेरे गुरु हैं, इन्होंने मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ाया मेरे ग्रेजुएशन के दिनों में। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा सर, और आपसे पूछना चाहूँगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, सरकारी, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशन, इनको अगर हम कंपेयर करें और क्या क्या समस्याएं हमारे देश में इस शिक्षा पद्धति में हैं। डॉक्टर संजीव प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, और आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जहां मैं अपनी बात रख सकूं। देखिए, मैंने कि जो हमारा बेसिक सिस्टम और उसके बाद हम इंटरमीडिएट सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम आता है। इस पूरे सिस्टम की जो नींव होती है वो बेसिक से एजुकेशन सिस्टम में रखी जाती है। हम तक बच्चा जब तक पहुंचता है तो तब तक तो वो बेसिक एजुकेशन और इंटरमीडिएट एजुकेशन सब कंप्लीट करने के बाद हम तक पहुंचता है जी। और कई बार स्थिति हमारे सामने बड़ी विचित्र हो जाती है कि हम एक कंपटीशन देते हैं अपने यहाँ बच्चों के एडमिशन के लिए, और उस कंपटीशन के बावजूद भी हमारे पास जो स्टफ आता है वो बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो कंपटीशन हमने लिया उसमें जो बच्चे अपीयर हुए उन्हीं में से तो हमने छांटा ना। हमने कोई एक जनरल कंपटीशन ऐसा तो करा नहीं दिया जो ऑल ओवर इंडिया पर काम करता हो। तो जितने बच्चों ने अप्लाई किया उनमें से हमने छांट लिए, लेकिन उनका भी स्तर बहुत खराब होता है। जी। तो हम पता करने की कोशिश करते हैं कि इंटरमीडिएट सिस्टम खराब था या बेसिक सिस्टम ही खराब था। तो उसके बहुत सारे अनछुए पहलू मिलते हैं। देखिए, जो एक एजुकेशन सिस्टम है, हम बात करें 12th तक के एजुकेशन की, तो 4 उसके पिलर हैं और चारों पिलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग इस बात को मानते नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट या टीचर के अलावा भी कोई पिलर हो सकता है, लेकिन नहीं, स्टूडेंट और टीचर के अलावा बहुत सारे पिलर हैं और कुल मिलाकर के 4 पिलर हैं। पहला पिलर है स्टूडेंट का, सब परिचित हैं उससे। दूसरा पिलर है टीचर का, उससे भी सब परिचित हैं। तीसरा पिलर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है उनके पेरेंट्स का। और चौथा पिलर जो है वो है उसके प्रशासन का। प्रशासन से मेरा मतलब है उस विद्यालय के प्रशासन से, चाहे वो गवर्नमेंट सिस्टम का हो चाहे प्राइवेट सिस्टम का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि छात्र पढ़ना चाहे
दूसरी चीज टीचर पढ़ाना चाहे, तीसरी चीज पेरेंट्स चाहे कि उनका बच्चा पढ़े और टीचर पढ़ाए, और चौथी चीज है प्रशासन उन्हें पढ़ाने दे। आप कभी भी जानने की कोशिश करिए, कभी टीचर से बात करिए, बच्चे से बात करिए, पेरेंट्स से बात करिए, आपको बड़ी डिफरेंट चीजें नजर आती है। मैं कई बार जब हायर एजुकेशन, जब मेरे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपकी जो पढ़ाई पुरानी जो एजुकेशन थी इंटरमीडिएट तक की, जैसे मेरे यहाँ एमएससी प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, एमएससी एमफिल और पीएचडी है, तो मैं कई बार बीएससी की भी पूछ लेता हूँ। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो कहते हैं बच्चे कि सर क्या करें, वहां क्लास ही नहीं लगती, जाके फायदा क्या है। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, अगली बात इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। बच्चे ने कहा कि सर स्कूल जाके फायदा क्या, टीचर्स क्लास नहीं देते। अब मैं कई सारे प्लेटफॉर्म में टीचर से बात करता हूँ, अब वो चाहे टीचर इंटरमीडिएट एजुकेशन के हों या बेसिक एजुकेशन के हों, तो एक इंटरेस्टिंग बात नजर आती है। वो कहते हैं हम क्या करें, बच्चे क्लास में नहीं आते। कितना इंटरेस्टिंग फैक्टर है। टीचर ने कह दिया कि साहब बच्चे नहीं आते और बच्चा कहता है टीचर नहीं आते। हकीकत जो है, मैंने क्या कहा, ना स्टूडेंट पढ़ना चाह रहा न टीचर पढ़ाना चाह रहा, और पेरेंट्स भी अब वो वाले पेरेंट्स नहीं रहे क्योंकि बच्चे को पढ़ाना चाहते थे। और उसके बाद जब स्कूल जाते थे तो टीचर से वो पेरेंट्स कहाँ गए, वो पेरेंट्स तो कहते थे टीचर से कि सर इस लड़के की हड्डी मेरी है और खाल आपकी है। कहाँ गए वो टीचर, कहाँ गए वो पेरेंट्स। आज की डेट में एक टीचर एक बच्चे के हाथ पे हाथ लगा के तो दिखा दे, आप छू नहीं सकते एक बच्चे को, आप बच्चे को आप जोर से डांट नहीं सकते। इतने गंदे कानून बन गए हैं, इतना गंदा सिस्टम आपका तैयार हो गया है। और इससे कष्टकारी बात सुन लीजिए, फिर लास्ट में आया प्रशासन, और प्रशासन आपको पढ़ाने। ऐसा नहीं है कि सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, सारे टीचर पढ़ाना चाहते हैं, नहीं। सरकारी नौकरी आदमी करता क्यों है, करता इसीलिए कि मुझे काम न करना पड़े। जो मानसिकता है उसका आप क्या करोगे। लेकिन उसके बावजूद मैं सरकारी तंत्र में जाकर के देखता हूँ कि बहुत सारे टीचर अभी भी, रियली मैं बता रहा हूँ, अभी भी बेसिक एजुकेशन में, इंटरमीडिएट में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं और मुझसे पढ़ाने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या करें, प्रशासन उनके साथ अपना काम डाल करके रखता है कि आप बस यही करिए। पिछले 1 महीने से एक नया ड्रामा शुरू हुआ है। वो ड्रामा आपको बताता हूँ, वो है ड्रामा आपके प्रमाण पत्रों को जांचने का। क्या मजाक है, एक अनामिका शुक्ला ना हो गई, उसकी वजह से आपने पूरे यूपी के सारे टीचरों को लाइन पे लगा दिया। मुझसे पूछिए, मैं इतने सालों की परमानेंट नौकरी करने के बाद अभी 2 दिन पहले अपने डॉक्यूमेंट चेक करा के आया हूँ, और जो व्यक्ति मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था, मैं उसके मुंह पे बोल नहीं पाया। मैं उसको ये कहने जा रहा था कि भाई तुमको पता है यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट कैसे होता है, एक प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटी में कैसे होता है, आपको पता नहीं, आप मेरे डॉक्यूमेंट कैसे चेक कर सकते हो। लेकिन कहने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार ने एक तंत्र बना दिया, सरकार ने एक सिस्टम बना दिया। हर एक टीचर ने 3-3 कॉपी में रिपोर्ट जमा करी। 1 महीने से ड्रामा चल रहा है और 1 महीने के दौरान कोई क्लास जैसी बात नहीं हुई, कोई एकेडमिक काम नहीं हुआ। मैं पिछले 3 महीने से यूनिवर्सिटी, जब से लॉकडाउन तक की मैं देख रहा हूँ, पिछले 3 महीने में किसी भी टीचर से ये नहीं कहा गया कि तुम क्लास पढ़ाने के लिए क्या कर रही हो, तुम कंटेंट तैयार करने के लिए क्या कर रही हो, नहीं पूछा गया। दिन भर बाबूगिरी का काम। इतनी हाई सैलरी किस बात के लिए? क्या बाबूगिरी का काम करने के लिए? इतना फालतू का काम सरकार पूछा देती है यूनिवर्सिटी सिस्टम में, ये काम करिए, वो काम करिए। क्या टीचर इस बात के लिए? तो ना शासक चाहता आप पढ़ाएं, ना टीचर चाहता आप पढ़ाएं, ना पेरेंट्स चाहते आप पढ़ाएं, और बच्चा चाहते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके गवर्नमेंट एजुकेशन में पहुंच गए, क्योंकि पेरेंट की मजबूरी हो गई। जो पेरेंट्स समझदार थे वो समझ के भाई एजुकेशन की बहुत बड़ी वैल्यू है, उन्होंने क्या काम किया, अपने बच्चे को गवर्नमेंट सिस्टम का उन्नयन किया। वहां आपके बच्चे के दिमाग में दिया गया कि भाई कोचिंग कराइए, कोचिंग। मेरे एक मित्र है, बहुत बड़ी कोचिंग चलती है आगरा से, बहुत बड़ी कोचिंग है, बहुत महंगा। मैं अक्सर जब भी उनके घर जाता हूँ और जब वो किसी पेरेंट के साथ बात कर रहे होते हैं, तो एक सबसे कष्टकारी स्टेटमेंट जो मुझे चुभता है हमेशा, वो हमेशा देती है पेरेंट्स के सामने, अरे आप चिंता मत करिए, 90% नंबर तो इसके कहीं नहीं गए। आप चिंता मत करिए, इसके 92% नंबर कहीं नहीं गए। अरे आप चिंता मत करिए, इस बच्चे के मैथमेटिक्स में 95 नंबर ला करके मैं देखूंगा, मैं कोई शक नहीं है। वो 90 और 95% ला करके दिखाते हैं बच्चों को, लेकिन अफसोस की बात यह है बच्चे
कष्ट होता है जब बच्चे को सेक्स रिलेशन बंधन जैसी छोटी छोटी डेफिनेशन नहीं आती और वो बच्चा 95% लेकर के पट्टा लगा करके गले में घूमता है और वो अपनी बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन बांध देता है कि मुझसे बड़ा ब्रिलियंट। अब आप कहती विदेशों की एजुकेशन के चक्कर मैंने हिमांशु जी यूएस के कई सारे पब्लिक स्कूलों को बहुत नजदीक से जाके देखा, हालांकि मेरा कोई वैसा वास्ता नहीं था, लेकिन चूंकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हूं तो कई बार जाके देखता था अपना एजुकेशन। मैं वहां के पब्लिक स्कूलों को जाके देखता हूँ, यूएस का, यूरोप का भी देखा, इवन एशिया के चाइना जैसे कंट्रीज का भी मैंने। वहां की एजुकेशन सिस्टम जो बेसिक का है उसको देखता हूँ और अपना देखता हूँ तो जमीन आसमान का। वहां सरकार, वहां पेरेंट्स, वहां का प्रशासन, वहां का टीचर सबसे ज्यादा अगर किसी पे एम्फेसिस देता है, सबसे ज्यादा अगर जोर देता है तो बेसिक एजुकेशन को देता है। वहां बेसिक एजुकेशन के टीचरों को बहुत इज्जत से देखा जाता है। वहां के स्कूलों की स्थिति हमसे बहुत अच्छी है और वहां जो चीज दिखाई जाती है, जो हमारे यहाँ कभी नहीं दिखाई जाती, वहां कभी भी बच्चे को हमारे यहाँ की प्रॉब्लम ये है, हम बच्चे को लड्डू तो काम करते हैं, बस तू ये तैयार कर दे, ये श्योर शॉर्ट है एग्जाम में आएगा। हकीकत जानते हो क्या हो रही है? कोटा में हर साल इतनी सुसाइड होती है और आपको सिर्फ वो सुसाइड के बारे में पता लगता है जो कोटा में होती है। कोटा से निकलने के बाद जब बच्चा अपने घर जाके जो सुसाइड कर लेता है वो किसकी रिपोर्ट किसी के पास? क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा कितना गंदा कोचिंग सिस्टम चल रहा है? क्या सरकार को ये नहीं पता लग रहा कि अगर 1 लाख बच्चा अगर कोच कोटा में पढ़ता है या 2 लाख बच्चा कोचिंग कर रहा है या 10 लाख बच्चा कोचिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये वो 10 लाख बच्चा इस पूरी सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर रहा। और जबकि आपके बाई लॉज में लिखा हुआ है, आपके नियम के हिसाब से वो बच्चा रेगुलर एजुकेशन कर रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, लाखों बच्चा कोचिंग कर रहा है और वही लाखों बच्चा यहाँ भी पढ़ रहा है। तो इसका बढ़िया प्राइवेट कर दीजिए सिस्टम, क्यों नहीं प्राइवेट कर देते? इंटरमीडिएट मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए नियम है सरकार का कि आप प्राइवेट एजुकेशन नहीं देंगे, उसके लिए आपने प्राइवेट सिस्टम तैयार कर दिया, पर्दे के पीछे आपने खेल चला दिया। इस कोचिंग सिस्टम को बंद करिए। पेरेंट्स ने 8th क्लास के बाद ही बच्चों को कोचिंग में भेजना शुरू कर दिया। इसका नतीजा बच्चा एक किताबी कीड़ा हो गया जी। बच्चा एक स्ट्रीम लाइन पे चलने वाला हो गया और बच्चा भूल गया प्रोजेक्ट क्या होता है, बच्चा भूल गया एक्टिविटीज क्या होती हैं, बच्चा भूल गया स्पोर्ट क्या होते हैं, बच्चा भूल गया कि वंदे मातरम कैसे गाया जाता है, बच्चा भूल गया कि स्पोर्ट्स डे पे क्या क्या और एक्टिविटीज होती हैं, बच्चा भूल गया कि प्ले करना, एक्ट करना, बच्चा भूल गया पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाना। अरे बच्चा नैतिक शिक्षा भूल गया और कोई एक दोषी नहीं था, उसकी पूरे सिस्टम से उसमें मैं भी हूँ, उसमें आप भी है, शासन भी है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अच्छा काम बताया समय की। जी, अब मैं डॉक्टर डीसी तायल जी के पास आना चाहूँगा, क्योंकि आप हर तरह की शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, आपने एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया है, उसके अलावा आप प्राइमरी एजुकेशन को भी करीब से देखते हैं। आप बच्चों को कोचिंग, फ्री कोचिंग देते हैं और अपने घर में बच्चों को भी पढ़ते हुए देखते हैं। तो आप देखते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का तो बहुत डिटेल में संजीव सर ने ऑलरेडी कवर कर दिया। लेकिन अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो ये प्राइवेट स्कूल का जाल, जहां हम देखते हैं कि एक पेरेंट को कम से कम साल में 1 लाख से लेकर 3 लाख तक फीस देनी पड़ती है और एक मजबूरी बन गई है प्राइवेट स्कूल में देना। हम अगर अपनी ही बात करें, बहुत पुरानी बात नहीं है, जब हम पढ़े थे तो हम खुद एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे और बहुत एक सिंबॉलिक फी हमारी जाती थी, 7.5 या 11 रुपए कुछ ऐसी फीस हमारी जाती थी 12th क्लास तक। और आज हम देखते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए 1-1.5 लाख रुपए तो एक मामूली बात हो गई है साल की फीस देना। मैं वार्षिक फी की बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसा क्यों हुआ और हम इन प्राइवेट स्कूल की गिरफ्त में आ गए, और इसका क्या सॉल्यूशन है कि हम कैसे इन गवर्नमेंट स्कूल के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? शहर में जो गवर्नमेंट स्कूल या सेमी गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें हम क्या किया जा सकता है कि हम इनको अच्छा बनाएं और सरकार की तरफ से जो स्कूल है इस शिक्षा पद्धति को अच्छा कर सकें? हिमांशु जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे टॉपिक डिस्कस करने के लिए उठाया है। सरकारी स्कूल की बात तो संजीव जी ने काफी बताई, लेकिन प्राइवेट के बारे में सबको पता है कि गवर्नमेंट के पास केवल 2
डिपार्टमेंट थे पहले, यह एक्सपेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट से कि एजुकेशन और मेडिकल दोनों के लिए उन्होंने खर्च करना है सेवा के बाद। जो पहले बिजनेसमैन थे वो भी दोनों में ज्यादा खर्च करते थे, स्कूल खुलवाते थे, अस्पताल खुलवाते थे, इस तरीके से। आज स्थिति ये बन गई है कि एडमिनिस्ट्रेशन है या ब्यूरोक्रेट्स हैं या ये जो नीति बनाने वाले हैं, उन्होंने ये समझा दिया कि एजुकेशन और मेडिकल, मैं दोनों को जरा पहले ले रहा हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दोनों ही केवल खर्च करने वाले माध्यम हैं, इनसे आना कुछ नहीं है, इसलिए इनको आप बंद करें। बंद वो कर नहीं सकते, तो इसका तरीका उन्होंने सोचा कि इनको इतना बदनाम कर दो, जैसे कहते हैं ना हीरो वाली कहानी है, एक लाइन के बराबर दूसरी लाइन बड़ी खींच दो, पहली छोटी हो जाएगी। तो उन्होंने बिल्कुल बहुत सिस्टमेटिक तरीके से क्या किया, इन स्कूलों को इतना बदनाम कर दिया या ऐसा माहौल कर दिया उनका कि लोग वहां जाने से डरने लगे, ना जाए। यदि किसी भी स्कूल के, किसी गांव का, किसी भी शहर का आप देखें तो आप देखेंगे जितने सरकारी स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल पहले थे उतने ही आज हैं। पॉपुलेशन 10 टाइम्स हो गई है। किसने पूरा कर दिया उसको? ये हमारा जो पब्लिक स्कूल के नाम से एक एक शहर में 10-10, 15-15 पब्लिक स्कूल हो गए हैं। नाम पब्लिक स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ना हमारा इंग्लिश मीडियम है ना हिंदी मीडियम। वहाँ का जो एनवायरमेंट है वो बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह, बिजनेस तरह है। जो अच्छे स्कूल सो कॉल्ड जैसे टीपीएस के हैं या तो और भी नाम दे सकते हैं, वो अच्छे क्यों हैं, मैं थोड़ा इसको भी हाईलाइट करना चाहूंगा। इसलिए अच्छे हैं कि वहाँ अच्छे बच्चे जाते हैं, अच्छे पेरेंट्स के बच्चे जाते हैं, एजुकेटेड लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ। मैं थोड़ा पॉइंट पर ज्यादा स्ट्रेस देना चाहता हूँ। बेसिकली आपका कहना है क्रीम जाती है वहाँ पर। स्कूल जो से हैं जिनकी फीस 1 लाख रुपए महीने भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि वहां पर स्टेटस के नाम से लोग जाते हैं वहां। ऐसा नहीं है पढ़ाई बहुत अच्छी होती हो, नॉट लाइक दैट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा स्कूल वो है जहाँ अच्छे बच्चे जाते हैं, और अच्छे बच्चे वहां जाएंगे जहाँ रेपुटेशन एक बार बनाते। तो वहां भी क्या स्थिति है कि वहां सैलरी टीचर को पूरी नहीं मिलती, उनसे डबल काम लिया जाता है, होमवर्क अलग से होता है। अब सेकंड पॉइंट आता है बच्चों का एजुकेशन के हिसाब से। वहां जो होमवर्क मिलता है, मैं आपके बच्चे भी हैं, मेरे सन और बच्चे हैं, मैं देखता हूँ उनको जो होमवर्क दिया जाता है पिताजी कराते हैं, मम्मी कराते हैं या ट्यूटर कराते हैं। ये देखिए ना, होमवर्क करने के लिए ट्यूटर दिया रख लिया तो बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ से होगा? कम से कम होमवर्क तो अपने आप करना चाहिए ना। अच्छा, मैंने ये पूछा है कि टीचर जो होमवर्क करके बच्चा ले जाता है वो टिक टिक लगा देते हैं हर जगह, सही सही सही, जो मान के चला जाता है कि किसी ना किसी की हेल्प से इसने किया हो। गलत है तब तो सही हो जाएगा, क्योंकि वो मान के चलते हैं सही किया हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका या तो ओवर स्ट्रेंड है वो टीचर्स, इसलिए प्रॉपर नहीं देख पाती, या दूसरी बात ये मान के चलते हैं कि वो बच्चे ने किसी की हेल्प से किया है इसलिए उसका ठीक आया। तो ये बात रही हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन की बात है। प्राइमरी की स्थिति ये है, ना हिंदी आती है, ना अंग्रेजी आती है, ना गणित आता, कुछ नहीं आता उनसे। केवल ऑब्जेक्टिव आंसर्स उनको प्रैक्टिस कराई जाती है कि इसका इतना करना है। एडिशन प्लस, जैसे मान लिया मैं देखता हूँ हमारे बच्चे के हिसाब से ही, मैं बुरा नहीं कर रहा उसके बारे में, लेकिन मैंने देखता हूँ कि डेस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं कर पाते। उनको ये तो पता है कि ये तो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इस तरीके से, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसमें डिवीजन होना है, मल्टीप्लिकेशन होना है, सब्ट्रैक्शन होना है, क्या होना। मतलब यह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको कि इसका मतलब क्या। ये रही प्राइमरी एजुकेशन की बात। उसके बाद में यदि आप सेकेंडरी स्कूल की बात करते हैं तो वहां मैंने, आपने देखा होगा कि सीबीएसई जो पैटर्न है, क्या कहना चाहिए, उसमें 10th क्लास का एग्जामिनेशन लोकल होता था। अच्छा। और उसमें प्लस सेकंड हाफ होता। तो सेकंड हाफ में से यदि आप पेपर आप बना रहे हैं, वो भी कॉपी आप स्कूल वाले जांच रहे हैं, तो नंबर तो 99% आने हैं ही उसके। जी बिल्कुल। तो वो कुछ क्वेश्चन को 6-6 बार करा देंगे वो पूरी साल तक। उन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं कराना, सेकंड हाफ ही कराना है पूरी साल। तो ये सबसे बड़ी परेशानी। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा हायर एजुकेशन की तरफ। डिग्री की हालत ये है, गवर्नमेंट जितने भी स्कूल्स हैं वहां की, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ 90% कॉलेजेस में स्टाफ की बहुत कमी है। यानी मैं खुर्जे का एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया था 67 में, उस समय मेरे कॉलेज में 134 टीचर्स थे जी। जब मैं रिटायर हुआ था तो जिसे कहना चाहिए फुल, बाकी तो पार्ट टाइम रखने वाली बात अलग रही, वो शायद 54 करीब रह गए, 54 करीब रह गए। ट्यूटर वगैरह रख लिए तो अलग बात रही, वो तो एक मैनेजमेंट का एक पर्सनल डिसीजन था, उसके हिसाब से उसका कोई मान्य नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट देख रहे हैं कि आपने 40 साल में स्टाफ आधा रह गया,
पॉपुलेशन 10 गुनी हो गई तो गवर्नमेंट को भी चिंता नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि इन स्कूलों की इतनी बदनामी कर दो कि लोग जाना ही छोड़ दें। अच्छा, जब बात करते हैं ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की, वहां हालत ये है कि जो बच्चे वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, ना उनकी जॉब सिक्योरिटी है, ना उनको सैलरी पूरी मिलती, वो अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। एक मेरी स्टूडेंट है, मैं थोड़ा सा रेफरेंस से बता सकता हूँ, उसने पीएचडी किया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, एमएससी मेरे यहाँ से किया था। उसके बाद में उसने कुछ दिन तक रिसर्च का काम किया उसमें कलकत्ता में न्यूक्लियर साइंस सेंटर में। उसके बाद में फिर उसने बॉम्बे भी बीएसआर उसमें काम किया रिसर्च में। शी वाज इंटरेस्टेड इन पोस्ट ग्रेजुएशन कि मैं जो है पीएचडी के बाद में डीलिट वगैरह डीएससी वगैरह कर लूँ उस तरीके से। उसके बाद में भी वो यहीं पर ग्रेटर नोएडा में लास्ट ईयर तक एक डिग्री कॉलेज में टेम्परेरी टीचर की तरह, लेक्चर की तरह काम कर रहे हैं। इससे अंदाज लगा लिए कि ह्यूमिलेशन, डिप्रेशन क्या क्या नहीं होगा उस बच्चे के साथ में। 10 साल तक उसने रिसर्च की, इधर उधर मारे फिरी, उसके बाद में उसको लेक्चर की सैलरी भी पूरी नहीं मिल रही हो। तो ये वहां पर जो है क्या है कि जो प्राइवेट सो कॉल्ड एडेड नहीं कहना चाहिए, सॉरी, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां ना जॉब सिक्योरिटी है, ना पूरा पेमेंट होता है। तो वहां फ्रस्ट्रेशन, इसकी वहां पढ़ाई वहां पे। रिसर्च की बात भी थोड़ा सा आपने रखा था, उसके बारे में बताया आपको संजीव जी के लिए। शायद हम थोड़ा बाद में आएंगे, उसके ऊपर हम दोबारा आएंगे। हाँ, मैं थोड़ा इसको कंप्लीट कर देता हूँ। रिसर्च वाला एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और ये आप तीनों ही व्यक्ति ऐसे हैं जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो मैं आप तीनों से संक्षिप्त में एक एक पॉइंट रिसर्च के ऊपर लास्ट में लूंगा। पर अभी हम इस पॉइंट को कंप्लीट कर रहे हैं। मैं डॉक्टर कौशल किशोर के पास जाऊंगा, बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो डॉक्टर किशोर, पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, फिर हायर एजुकेशन पर आएंगे। जैसे कि डॉक्टर संजीव कुमार और डॉक्टर डीसी तायली ने दोनों ने बताया कि सरकारी में क्या समस्या है, सरकारी सिस्टम में, और प्राइवेट सिस्टम में क्या समस्या है। और दूसरी बात कि हमारे छात्रों के ऊपर कोचिंग माफिया ने किस तरह से शिकंजा कसा हुआ है और उसकी वजह से जो एक्चुअल नॉलेज लेवल है वो दिन पर दिन डाउन आता जा रहा है। ड्रॉप आउट लेवल भी आईआईटी जैसे कॉलेजेस का ड्रॉप आउट लेवल बढ़ता जा रहा है और सोसाइटी के केस बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन नॉलेज हम देखते हैं कि कहीं कम है। तो आप सब इसको अपने किस दृष्टिकोण से देखते हैं और उसके साथ में साथ आप एक सॉल्यूशन क्या देखते हैं इसके लिए? क्या सरकार को करना चाहिए और एज ए सोसाइटी इंडियंस को अपने माइंडसेट को किस तरह से चेंज करना चाहिए? इस सब को आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों के सामने। जरूर, थैंक यू हिमांशु ये फोरम देने के लिए। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी ओके। अभी मैं प्रोफेसर संजीव सर को सुन रहा था और प्रोफेसर डीसी तायल सर को सुन रहा था। डीसी तायल सर मेरे टीचर रहे हैं, जो पढ़ाया है उन्होंने बीएससी में फिजिक्स। देखिए, मैं थोड़ा सा आशावादी इंसान हूँ जी, और मुझको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत सारी जगह है और ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे चैनल्स उसमें खुलेंगे। तो एक दो चीज़ें अगर हम समझें कि कॉन्सेप्चुअली प्राइमरी एजुकेशन को हम इंडिया में सही समझते ही नहीं और उसके लिए बहुत लोग जिम्मेदार हैं। अब एक लाइन में अगर मैं कहूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की बात, तो शिक्षा समाज का विषय है। सोसाइटी अपने लिए शिक्षा का निर्धारण करती है। अगर हम भारतीय समाज अपने लिए सही शिक्षा का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमको अपने अंदर समाज के रूप में भी झांकने की जरूरत है। बिल्कुल, कि क्या हम ही अपनी तरफ से कहीं ऐसे, हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बात कही जाती है कि जैसी शिक्षा वैसा समाज, जैसा समाज वैसी शिक्षा, दोनों एक दूसरे को निर्धारित करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में कई सारे द्वंद्व हैं शुरू से। कॉन्सेप्चुअली हमने शुरू से मिसकॉन्सेप्चुलाइज कर दिया है प्राइमरी एजुकेशन। इसीलिए हम इंडिया ऐसी इंटरेस्टिंग कंट्री है जहां हम प्राइमरी एजुकेशन में भी सब्जेक्ट वाइज अपॉइंटमेंट करते हैं। एमपीआरटी इंग्लिश अपॉइंट करते हैं, एमपीआरटी मैथमेटिक्स अपॉइंट करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन जिसका बेसिक पर्पज समाज की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट, जो स्किल है बच्चे को चाहिए, क्या चाहिए? आप दूसरे से बातचीत कर सके, बेसिक लैंग्वेज, आप समाज में, घर में, बाजार में जाएं, सब्जी खरीद सके, कपड़े खरीद सके, मोल भाव कर सकें, बेसिक मैथमेटिक्स।
ये बेसिक चीजें चाहिए जो आपको सिखानी है, और ये वो चीजें हैं जो हर बच्चा सीखता है। जो एक भी दिन स्कूल नहीं गया वो भी ये सीखता है, जो स्कूल जा रहा है वो भी ये सीखता है। तो आप आज नहीं तो कल वो सीखेगा। बस यही तो हो सकता है कि कोई आज सीखेगा, कोई 1 महीने बाद सीखेगा, कोई 6 महीने बाद सीखेगा। लेकिन हम ऐसी इंटरेस्टिंग कंट्री है कि हम प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को फेल करते हैं। और कंट्री में एक बहुत अच्छा डिसीजन आता है नो डिटेंशन पॉलिसी। बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको वर्ल्ड एजुकेशन के फील्ड में सबसे अच्छे डिसीजन में से काउंट करता हूँ, नो डिटेंशन पॉलिसी। हम ऐसे महान देश हैं जो नो डिटेंशन पॉलिसी जैसे इंटरेस्टिंग फैसले को बहुमत से संसद में लाके गिरा देते हैं और उसको खत्म करवा देते हैं सुनिश्चित। हमने और सुनिश्चित कर दिया कि टीचर ना पढ़ाए, लेकिन जिम्मेदारी बच्चे की। फेल बच्चा होगा, कोई फेल होता है बेसिक चीजों में लाइफ के। अब कहते हैं अपने बच्चे को, आप कहेंगे कि तुम फेल हो गए तो तुम बाजार से सब्जी नहीं खरीद सकते, लेकिन हम ये व्यवस्था कर रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन में। हम टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, एक बहुत अच्छी सेइंग है, हम अब्रॉड के स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन हम सिर्फ थियरी में एग्जाम्पल लेते हैं, एक्चुअली उनको अप्लाई नहीं करते। एक बड़ी अच्छी सेइंग है, वो कहते हैं इफ आई कैन नॉट लर्न योर वे, मेक मी लर्न माई वे। हम अपने यहाँ इंडिया में क्या करते हैं, तो फेल करते गधान करके घोषित कर देते, बोले नहीं ये अब नहीं पढ़ सकता, ये फेल हो गया। तो एक तो हमने मिसकंसेप्शलाइज कर रखा है प्राइमरी एजुकेशन को। प्राइमरी एजुकेशन कंटेंट रोट करने की चीज नहीं है, इन्हीं सब्जेक्ट्स को रट लेने की चीज नहीं है, वो समाज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए चीज है। लेकिन एज अ पेरेंट, जो संजीव सर भी कह रहे थे, साहिल सर ने भी कहा, वो सच बात है, हम एज अ पेरेंट हम खुद ही इस बात के लिए, पहला ही पेरेंट टीचर मीटिंग में जाके क्वेश्चन होता है, तो कुछ इसको तो ABCD अभी आई नहीं सर। हम इस बात पर गौर ही नहीं कर रहे हैं कि वो स्कूल जाना एंजॉय करता है नहीं करता, क्योंकि स्कूल का आधा काम, हम एक थियरी में हम एक चीज कहते हैं कि स्कूल्स आर द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है। स्कूल का आधा काम उसको सोशल एनवायरनमेंट देना है, उसको घर में नहीं मिल रहा था। कंटेंट रटाना नहीं है प्राइमरी एजुकेशन में उसका, वो तो साथ में हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हिसाब लगाना सीख ही जाएगा, हिसाब लगाते में थोड़ा गणित भी सीखेगा, जोड़ना घटाना भी सीखेगा। लेकिन हम दूसरी चीजों पर अटके हुए हैं, उसको पढ़ा याद है या नहीं है। हम आज भी, सॉरी टू से, लेकिन हम आज भी, हम कहें बेशक कितना ही, लेकिन हम आज भी उसी कंटेंट रिडन रोट मेमोरी बेस्ड जो रटने वाली चीज है उसी पर टिके हुए हैं। हम उसी को आज भी नॉलेज का इंडिकेटर मानते हैं। और हम एज ए टीचर भी जब टेस्ट ले रहे होते हैं बच्चों को, कहते हैं अच्छा तुमने इतने नंबर हैं तुम्हारे, तुम ये करके दिखाओ, तब भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम वो रोट मेमोरी वाली चीजें ही पूछ रहे होते हैं। एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस ना हमें पूछने आते हैं, ना हम बना पाते हैं। ये आप एक बड़ी लंबी व्यवस्था चली है। कभी मैं हर चीज के लिए ब्रिटिशर्स को दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये काम तो किया। फॉर सेंचुरीज दे किल्ड आवर कैपेबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस। हमने हमारी प्रश्न पूछने की क्षमता को उन्होंने किल किया, क्योंकि हम प्रश्न पूछने के योग्य बनते तो उनसे प्रश्न पूछते तो उनसे प्रशासन का जवाब क्वेश्चन खड़े करते। तो वो कैपेबिलिटी हमारी खत्म हुई। अब तो उसका नतीजा ये है कि आज की डेट में भी हमारे मैक्सिमम, और कहीं का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, स्कूल तो छोड़िए, हम सारा का सारा कंटेंट रोट बेस्ड पूछे जा रहे हैं। बच्चा पढ़ रहा है, जो क्लास में रट ले उसको एग्जाम में जाकर वोमिट कर दे बस, और हमने कहा कि ये मार्क्स है। दूसरा मिसकंसेप्शन हमारा मार्क्स को लेके है। मार्क्स एक्चुअली जब हम टेक्निकली अचीवमेंट पर मार्क्स इंडिकेट करते हैं अचीवमेंट को, और अचीवमेंट को जब हम टेक्निकली डिफाइन करते हैं तो अचीवमेंट गिवन ऑब्जेक्टिव्स में से आपने कितना अचीव किया है उसको बताता है। अगर किसी बच्चे के 10th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री में 99 नंबर आए हैं या 100 नंबर आए, तो इसका मतलब नहीं है इसको दुनिया की केमिस्ट्री आनी चाहिए। ये मिसकंसेप्शन है। उस गिवन सिलेबस, जो गिवन कंटेंट है, उस गिवन कंटेंट में से उसने ऑब्जेक्टिव्स को 100% अचीव कर लिया, ये उस बात का इंडिकेटर है। और वो भी ये मानते हुए कि जो क्वेश्चन पेपर हम बनाते हैं सैम्पलिंग पर बेस्ड होता है, 100% कंटेंट को कवर नहीं करता। और जब भी सैम्पलिंग होगी तो कुछ पोर्शन, हम रिसर्च जब करते हैं तो वो कहते हैं ना सैम्पलिंग होगी तो फ्लक्चुएशन होंगे, सैम्पलिंग एरर होगी, सब्जेक्ट टू सैम्पलिंग एरर है। तो वो भी एक इश्यू है। लेकिन साथ में मार्क्स के लिए इतनी मारामारी क्यों है? हमने सारी चीजों को मार्क्स से जोड़ रखा है। हम एडमिशन देंगे तो मार्क्स के बेसिस पर मेरिट कराएंगे, जॉब देंगे तो मार्क्स के बेसिस पर करेंगे। जैसे ही हम मार्क्स से जॉब एम्प्लॉयबिलिटी को जोड़ेंगे, जैसे ही हायर एजुकेशन को मार्क्स से जोड़ेंगे, तो मार्क्स की तो मारामारी मचेगी। बिल्कुल।
और एक और चीज जो आती है टीचर्स के ऊपर, जो एजुकेशन सिस्टम की बात आ रही है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की बात आ रही है, ऑब्वियसली आज की डेट में 2 tier सिस्टम है, सीधा सीधा सा, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल। जो हर बच्चा, हर पेरेंट अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। रिसर्च इस बात को एस्टेब्लिश करती है। सिर्फ वे पेरेंट जो भेज नहीं पाते प्राइवेट स्कूल में, वे गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। रीजन हम सबको पता है, क्योंकि एक जैसा पायल सर ने अपनी बात में बहुत अच्छे से कहा कि सिस्टमेटिकली एक अप्रोच चल रही है कि हम इन इंस्टीट्यूशंस को धीरे धीरे खत्म कर दें। गवर्नमेंट चाहे स्कूल, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन सिस्टम हो, हमने ग्रेजुअली हायर स्कूल एजुकेशन को खत्म कर दिया और अब हम हायर एजुकेशन खत्म करने पर लगे हुए हैं। धीरे धीरे जो हमारा सिस्टम बन रहा है हायर एजुकेशन में, वो भी धीरे धीरे इन सब चीज़ों को किल करने पर लगा हुआ है। लेकिन बावजूद उसके भी एक चीज मैं यहाँ कहूँगा कि प्राइवेट स्कूल्स की जब हम बात करते हैं तो हमको प्राइवेट स्कूल्स में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। 2 तरीके के प्राइवेट स्कूल्स हैं। एक प्राइवेट स्कूल्स वो हैं जो एलीट क्लास को सर्व करते हैं, जो में ज़्यादा फीस लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली रिसर्च डेटा ये कहता है कि इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स की तादाद वो ज़्यादा है जो मिडिल क्लास को सर्व करते हैं, और वो जो गली मोहल्ला में छोटे छोटे चलने वाले स्कूल्स हैं। मैं रेफर करूंगा, एक आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए, गीता गांधी किंगडम का एक आर्टिकल है जेम्स टूली के साथ में, प्रोफेसर जेम्स टूली के साथ में, प्राइवेट स्कूल सर्विंग द पुअर। ये उन्होंने रिसर्च करके फाइंड किया, एस्टेब्लिश किया, इंडिया की फाइंडिंग्स हैं। गीता गांधी किंगडम वो हैं जो सिटी मॉन्टेसरी लखनऊ वाले जो लोग हैं, उनका है सिटी मॉन्टेसरी। तो प्राइवेट स्कूल सर्विंग द पुअर। वहीं जेम्स टूली ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च लिखी है एशियन स्कूल्स के ऊपर लिखी है। इंडियन स्कूल का मेजर चंक है उसमें, अ ब्यूटीफुल ट्री। वो जो दोनों चीजें हैं वो ये एस्टेब्लिश करती हैं कि एक्चुअल में प्राइवेट स्कूल पुअर को सर्व कर रहे हैं। जो मेजर चंक है प्राइवेट स्कूल, मैं एलीट को साइड रख दे रहा हूँ, डीपीएस, दून स्कूल्स, वो बहुत लिमिटेड उसको सर्व करते हैं। वो सर्व कर रहे हैं मेजर चंक को प्राइवेट स्कूल्स, और एक्सपेंडिचर उनमें कम है। ये डिफरेंट आंकड़ा है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जब आप गवर्नमेंट स्कूल में एक्सपेंडिचर देखते हैं तो आप सिर्फ अपनी दी जाने वाली फीस मत देखिए कि बच्चा कितनी फीस दे रहा है, आप देखिए पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना है, पर हेड एक्सपेंडिचर कितना है। एक स्कूल में अगर 100 बच्चे हैं तो उस 100 बच्चे में स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल का डेवलपमेंट, स्कूल के टीचर्स, उनकी सैलरी, मिड डे मील और बच्चों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप, सबका उस पर एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए लोग, उनकी सैलरी, सबका अगर आप टोटल करके पर कैपिटा पर हेड एक्सपेंडिचर निकालें तो गवर्नमेंट स्कूल हाईएस्ट एक्सपेंडिचर वाले स्कूल और आउटकम उनका मिनिमम है। मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ लास्ट एक लाइन बोल के, तो सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में देखिए, एक तो बहुत पुरानी लड़ाई चल रही है कि हम इस एजुकेशन को, गवर्नमेंट कहती है कि पब्लिक गुड है, एजुकेशन इज ए पब्लिक गुड, कहती है, दावा करती है, लेकिन पब्लिक गुड जैसे अरेंजमेंट्स नहीं करती। उसको लगता है कि सर फंड दे देने से चीजें पूरी हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है हमारा। दूसरा, हमको स्कूल्स को क्या हमको विद प्रॉफिट सेंटर घोषित कर देना चाहिए, इस पर एक बड़ी लड़ाई है, बड़े विवाद है, कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने भी इस बात को कहा कि प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट कॉलेजेस मनी मेकिंग सेंटर्स बेसिकली। If they are money making centers, why don't you declare them money making centers? On paper they are not. आज की डेट में आप इंडिया में स्कूल या कॉलेज नहीं खोल सकते जो मनी मेकिंग के लिए चलता हो। गवर्नमेंट स्कूल्स के एम्प्लॉयमेंट के लिए, के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत पहले कहीं हमने एक बात कही थी, बहुत पहले हमारा एक ग्रुप ने हमारे लिए काम किया था, एजुकेशन वाउचर्स, एक कॉन्सेप्ट हमने इवॉल्व किया था जो दिल्ली में एक्सपेरिमेंटल रूप से लागू भी हुआ, कर्नाटका में एक्सपेरिमेंटल रूप से लागू हुआ और दोनों के रिजल्ट बड़े पॉजिटिव आए रिसर्च में, जो बाद में फूड का वाउचर्स के रूप में गवर्नमेंट ने यूज किया। जिसमें हमने प्रपोज किया कि आप स्टूडेंट्स को जो उसको जो हमने कहा कि फंड स्टूडेंट्स नॉट स्कूल्स, आप जो स्कूल के ऊपर गवर्नमेंट स्कूल में पैसा खर्च कर रहे हैं वो हाईएस्ट है। मेरे पास का टाइम का बेंगलोर का डेटा है म्यूनिसिपल स्कूल्स का, जो कई गुना था प्राइवेट स्कूल से, जो मिडिल क्लास प्राइवेट स्कूल से उनसे कई गुना ज्यादा था। वो आप उस अगर बच्चों को दे दे कैश के रूप में नहीं, वाउचर्स के फॉर्म में, जो जहां जाना चाहे, जिस स्कूल में जाएं उस स्कूल में जाएं, उस स्कूल में वो उस वाउचर को यूज करेंगे, तो उस वाउचर को वो यूज करेंगे अपने फी पेमेंट के फॉर्म में, स्कूल उनकी चॉइस का।
लेट देयर बी अ कंपटीशन अमंग द स्कूल्स, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो, प्राइवेट स्कूल्स हैं। एंड आप फंडिंग आप इंश्योर कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू आप करते क्या हैं, आप अपनी पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फंड आप करिए, फंड आप ही करिए, आप ही की जिम्मेदारी है। सरकार हम चुनते किस लिए? बेसिकली 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की होनी चाहिए, हेल्थ एंड एजुकेशन। आप उससे रिफ्यूज क्यों करेंगे? अगर सब चीज के लिए हम ही को पे करना है, देन व्हाई आर वी इलेक्टिंग गवर्नमेंट, व्हाई आर वी पेइंग टैक्सेस? तो ठीक है, वो इंश्योर करिए, लेकिन उसका मॉडल हमको बदलने की जरूरत है। एजुकेशन वाउचर्स एक बहुत कॉमन पर होती है, जब भी हम कभी एजुकेशन वाउचर्स का कॉन्सेप्ट कहते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, पेरेंट्स उसको बेच के दारू पी जाएंगे, वाउचर्स को बेच के दारू पी जाएंगे, ये बहुत कॉमनली कहा जाता है। वहां मेरा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा ट्रस्ट करना सीखें। हमारे सारे के सारे सिस्टम चोरों को रोकने के लिए बने हैं, अच्छा काम करने वालों को प्रमोट करने के लिए नहीं बने हैं। हमारे सिस्टम में कहीं है ही नहीं वो व्यवस्था। हम टीचर्स कितने नकारा हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, वो हमारे पास अकाउंट लिस्ट है, उनको रोकने के उपाय हैं। लेकिन कोई अच्छा टीचर, जैसे प्रोफेसर संजीव, प्रोफेसर तायल सर का मुझे याद है कि जब हमारी एनआरसी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी एजुकेशन के मामले में, लेकिन जब तायल सर की क्लास होती थी, लैब होती थी, मुझे अभी भी याद है कि वो लैब के गेट पर बैठ जाते थे और कहते थे कि जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो पहले वो सुनाओ, अगर पढ़ के आए हो तो एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। एंड दिस ओनली इट वाज हिज लैब, जिसमें हम बिना पढ़े जा ही नहीं पाते थे। और शुरू में पहले दिन पता चला कि 2 लड़कों को एंट्री मिली, बाद में 4 लड़कों को एंट्री मिली, ग्रेजुअली द क्लास स्टार्टेड रीडिंग। तो जो लोग अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको प्रमोट करने का, आइडेंटिफाई करने का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। चोरों को रोकने के तरीके हैं। ऐसे ही पेरेंट्स पे हम सीधा पेरेंट्स दारू पी जाएंगे। आप जरा किसी भी रिक्शे वाले से पूछिए रास्ते चलते कि भैया तुम किस लिए इतनी मेहनत करते हो, वो भी ये बताएगा सब बच्चे पढ़ जाए, किसी लायक हो जाए बच्चे। हमने सब पेरेंट्स को चोर समझ रखा है। हम जैसे टीचर्स पर क्वेश्चन उठाते हैं, पेरेंट्स पर क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन हमारे ऊपर है। तो थोड़ा सा आशावादी इस मामले में लेके। एक बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, समाज के ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह है। और जो भी हमारे जो समाज के द्योतक है, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे प्रधान, वो निकल के सच्चाई नेता ही है या पुलिस है, जो भी है, वो एक समाज का रिफ्लेक्शन ही है, एक समाज का आईना ही है। और इसका मैं भी एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं भी एक देखता हूँ। मैं वेस्टर्न कंट्रीज का एक मॉडल देखता हूँ, क्यों ना वो मॉडल हम इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब। जॉब सिक्योरिटी लेवल इज सेम। गवर्नमेंट जॉब में भी व्यक्ति को निकाला जा सकता है, प्राइवेट जॉब में भी व्यक्ति को निकाला जा सकता है। और प्राइवेट जॉब में ज्यादा सिक्योरिटी है, उसमें ज्यादा आपके उनके जो लेबर लॉज हैं ज्यादा स्ट्रांग है, और सेम लेबर लॉज अप्लाइज होते हैं गवर्नमेंट जॉब। तो ऐसा नहीं है कि किसी को एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो वो सरकारी दामाद बन गया, तो उसको कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते रहना होता। तो एक मेरा ये होगा सुझाव कि जॉब सिक्योरिटी कहीं एक लेवल पे जाके सरकारी विभाग, ये केवल शिक्षा की बात नहीं कर रहा, सभी अक्रॉस ऑल द गवर्नमेंट सेक्टर्स एक जॉब सिक्योरिटी खत्म कर दी जाए तो शायद एक करप्शन को बहुत जगह तक निजात मिलेगी। हो सकता है इससे बहुत सारे लोगों को मेरे से एग्री ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब करते ही इसलिए, जैसा संजीव सर ने कहा कि उन्हें एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है कि एक बार जॉब लग के फिर जिंदगी भर कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो एक जॉब सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी रहती है कि कल को मेरे किसी जॉब निकाल दी गया तो मेरा क्या होगा या मेरे बच्चों का क्या होगा। तो एक प्रैक्टिकली हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे से सहमत ना हो, पर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और जितना पैसा लोग जॉब पाने के लिए लगा देते हैं, शायद वो करप्शन भी खत्म हो जाएगा। लोग गवर्नमेंट जॉब का चार्म ही खत्म हो जाएगा, तो लोग उसे पाने के लिए अनावश्यक रूप से खर्चा, और सही लोग जो वाकई में वहाँ कुछ करना चाहते हैं और जो क्षेत्र में वाकई में एक्सपर्ट हैं और क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग उस नौकरी के लिए आगे आएंगे। तो ये भी एक हो सकता है, पर इसके लिए एक मॉडल बनाने की जरूरत है। कहना बहुत आसान होता है, हर सुझाव में कुछ कमियां होती हैं, हर सुझाव में कुछ अच्छा ही होती है। तो हमने प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन और थोड़ा सा हायर एजुकेशन, तो हमारे पास समय की कमी है तो मैं उसको थोड़ा जल्दी, हम बहुत बड़ा विषय है, उस पर बहुत चर्चा हो सकती है, तो मैं वापस से डॉक्टर टीसी तायल जी के पास आना चाहूंगा और अब मैं बात करूंगा कि ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, रिसर्च। हमारे देश में रिसर्च को देखा जाए तो बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है ना, सरकार की ओर से बहुत ज्यादा रिसर्च के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। जो लोग रिसर्च करना भी चाहते हैं उनको कोई मदद नहीं मिल पाती है। कोई अच्छा क्रिएटिव आइडिया है या इनोवेटिव आइडिया है या कोई नई खोज करना चाहता है या नई रिसर्च, हम देखते हैं विदेशों से कि इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर साइंस में एक बड़ी खोज हुई है या एक नया तत्व पाया गया है या कोई भी नए आविष्कार हो रहे हैं, रोज नई नई खबरें आती रहती हैं। तो हमारे देश में हमने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा एक रिसर्च
बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो फार्मा सेक्टर में तो ज़रूर एक रिसर्च है हमारे देश में। फार्मा सेक्टर में कहूँगा जहाँ पर हमारे यहाँ थोड़ी बहुत रिसर्च है और हमारे यहाँ से कई दवाइयाँ और उनके पेटेंट आए हैं। लेकिन और सेक्टर्स में थोड़ा बहुत स्पेस में हम कहेंगे कि हाँ, हमने पिछले कुछ सालों में स्पेस के क्षेत्र में भी कुछ तरक्की की है। पर बाकी क्षेत्रों में हमारा बहुत ज़्यादा योगदान विज्ञान में नहीं है, पर हमारे देश के वैज्ञानिकों का योगदान है, पर वो दूसरे देशों के लिए है। वो नासा में काम कर रहे हैं या दूसरे देश की एजेंसीज़ में या दूसरे देश की अलग एजेंसीज़ में काम कर रहे हैं, बट हमारे देश का नाम उसमें नहीं हो पाता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? रिसर्च में हम इतना पीछे हैं, उसमें हम क्या किया जा सकता है और उसके लिए क्या हम कर सकते हैं? यदि आप यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा वाकिफ हों, वहाँ जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं कितने रिसर्च स्कॉलर्स ने आपके अंडर में पीएचडी की। अच्छा। पीएचडी जो है एक पैमाना है नापने के लिए कि रिसर्च कितनी की, किस स्टैंडर्ड का काम है इससे कोई मतलब नहीं। जो काम आप जिंदगी भर तक करके निकाल सकते हैं, उसी जगह पर उन्होंने 50 बच्चे निकाल दिए पीएचडी कराकर। और जो पीएचडी होती है ज्यादातर होता क्या है, एक सब्जेक्ट लिया, उसने प्लस माइनस चेंज किया थोड़ा बहुत और दूसरे लड़के को पीएचडी करा दिया। एक ग्रुप का जितना भी टॉपिक है करीब एक सा ही होता है, बहुत माइनर चेंज होता है थोड़ा सा। यदि फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला के अंदर थोड़ा सा एक एडिशनल लगा दिया, जिसे आप कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में। हिंदी में आप कह सकते हैं कि आपने लगा दिया कि साहब आपने मैथिली का किया, दूसरे लैंग्वेज चले जाओ, अलीगढ़ के एरिया को ले लो, हाथरस को ले लो, एटा को ले लो, इस तरीके से उसको एक्सटेंशन होता रहता है। जहाँ तक कैपेबिलिटी की बात है, ये तो मैंने बताया है कि जो पीएचडी का जो पीएचडी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी टीचिंग में है। अब बात आते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं करती। जैसे अभी आपने बताया इसरो वर्ल्ड में टॉप में चल रहा है इंडिया का, क्योंकि गवर्नमेंट की प्लानिंग थी इसरो को डेवलप करना। आपको पता हो जो हमारे पास न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था उसके बाद में यूएसए 8 मिली बंद हो गई थी, तो हमने न्यूक्लियर साइंस में भी काफी डेवलपमेंट किया और जो चीज मंगाते थे वो हमने बनानी शुरू कर दी। इसका मतलब है देयर इज ए नीड ऑफ विल पावर। अब आप देखिए जैसे गवर्नमेंट ये नहीं आई है, आई एम नॉट डिफेंडिंग द गवर्नमेंट बट आई एम सेइंग द रियल ट्रूथ। ये डीआरडीओ है हमारा जीरो चल रहा था पहले, देयर वाज नो वर्क इन डीआरडीओ, और डीआरडीओ का कह सकते हैं कि जबरदस्त खर्चा है, इसका कम नहीं है थोड़ा बहुत जी। लेकिन जब से गवर्नमेंट आई है इन्होंने क्या किया, डीआरडीओ में ही हमें काम करना है, इनको कम से कम करना है, यही आप तो वहाँ शुरू होगा। मतलब कहने का ये है कि बिल गवर्नमेंट की है, प्लानिंग गवर्नमेंट का है, तो रिसर्च हमारे यहाँ कर सकते हैं। हमारी जो बुद्धि है वो बहुत अच्छी है लोगों की, दे कैन डू बेटर यदि उनको एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के लिए जो रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पॉलिटिक्स है, जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ नंबर ऑफ पीएचडी से मतलब है, इसी वजह से रिसर्च का जो स्टैंडर्ड है वो डाउन है। ये मेरा मैं राजीव सर के पास आऊंगा। आप विश्वविद्यालय में हैं, वहाँ भी आप देखते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए आते होंगे। सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, किसी तरह मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। उन्हें उस चीज से मतलब नहीं होता। उन्हें आप ये पूछेंगे आप किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक पे करना चाहते हैं, वो भी शायद उनके दिमाग में नहीं होगा। वो भी चाहेंगे कि आप ही बता दें कि सर आप जो टॉपिक बताएंगे उस पर हम कर लेंगे, कोई 2-4 थीसिस लेंगे, उठाएंगे, उसको अमलगमेट करके मिला जुला के एक नई थीसिस बना के ये चीज हमारी थीसिस बन गई और हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग गया। तो एक रियल रिसर्च जिससे कुछ नया निकल कर आए या नई खोज हो, दिमाग खुले, एक इनोवेशन हो या कोई आविष्कार हो, उस तरह की रिसर्च हमारे देश में ना यूनिवर्सिटी लेवल पर है, ना बड़े-बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर है। और जहाँ है भी वहाँ पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है, वहाँ भाई भतीजावाद इतना ज़्यादा है कि वहाँ अच्छे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये आपका इसके बारे में क्या विचार है? देखिए हिमांशु जी, पहले तो साहिल सर ने बहुत अच्छा बताया रिसर्च को लेकर के। देखिए यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मैं लकीली मैं जो है जो मेरे यहाँ पीएचडी के जो एडमिशंस होते हैं मैं उनका कोऑर्डिनेटर भी हूँ, और अभी मैंने एक बैच के ऑर्डिनेंस तैयार करके उसे बैच को एडमिशन दिया है। मेरे यहाँ लगभग 6,500 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 800 बच्चे मात्र एलिजिबल पाए गए जो पीएचडी कर सकते थे। अब देखिए मैंने वर्ड यूज किया जो पीएचडी कर सकते थे, मैंने ये नहीं कहा जो रिसर्च कर सकते थे। पहले तो ये दो चीजों में अंतर मैं क्लियर कर दूं। जब भी मेरे डिपार्टमेंट में कोई बच्चा इस तरह की बात मुझसे करने आता है
और जैसे ही वो कहता है कि मुझे पीएचडी करनी है, मेरा दूसरा स्टेटमेंट उसके पास ये होता है कि भाई साहब आप यहाँ से पीएचडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पीएचडी नहीं कराते हैं, हम रिसर्च कराते हैं, बस दिस इज अवर प्रॉब्लम। और जब मैं कहता हूं दोनों में डिफरेंस जानना सीखो, जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिसर्च एंड ए पीएचडी डिग्री, एक बच्चे रिसर्चर बन जाओ। मैं कहता हूं आप एक अच्छी रिसर्च करिए, पीएचडी तो अपने आप अवार्ड हो जाएगी, लेकिन अगर आप पीएचडी के पीछे भागोगे तो ये जरूरी नहीं है कि आप रिसर्च कर पाओगे। हिमांशु जी, हमारे यहाँ रिसर्च ना होने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है, आप जितने भी बच्चे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, अगर एक बार धीरे से पूछिए उनसे कि आप क्या कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, यू वुड सरप्राइज दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपसे ये नहीं कहेगा मैं रिसर्च कर रहा हूं, वो यही कहेगा मैं पीएचडी कर रहा हूं। और समझ जाइए अगर वो पीएचडी कर रहा है तो उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ पीएचडी करने का है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हिमांशु जी, मेरे यहाँ जितने भी बच्चे इस बार आए हैं, उन बच्चों में जब मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूं तो उसमें कुछ बच्चे मुझको वाकई ऐसे कैलिबर के दिखाई दिए जिनको देख करके मुझको ये लगा कि ये कुछ कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि उस बच्चे की उम्र हो चुकी है 22 से लेकर के 25 साल के बीच में। आर्थिक पहलू भी आ जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज की डेट में वो बच्चा बिना पैसे के कैसे रिसर्च करेगा, बस ये बता दीजिए। बिल्कुल। हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी समस्या, जैसे ही बच्चा 20-22 साल का होता है उसे अपने बाप के सामने हाथ फैलाने में शर्म महसूस होती है कि मैं इतना बड़ा हो गया और अभी भी बाप के सामने हाथ फैला रहा हूं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, अगर लड़की है तो माँ बाप तैयारी करके बैठे होते हैं एक ढंग का लड़का मिले और मुझे अपनी लड़की के हाथ पीले कर दें। अब देखिए, ना तो लड़का रिसर्च कर पाया और ना लड़की रिसर्च कर पाई। इस पूरे झंझावत से बहुत थोड़े लोग निकल पाते हैं। लड़के जिन्हें कहीं कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है या कहीं पार्ट टाइम टीचिंग मिल जाती है या कुछ ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, या पेरेंट्स बहुत समझदार होते हैं, वो कहते हैं बेटे आप बढ़िया रिसर्च करें। और वो लड़कियां जिनके माँ बाप इस बात के लिए पेशेंस रख लेते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी उम्र 25-26 साल 27 साल भी हो जाएगी तब भी शादी कर देंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से मैं बहुत जूझता हूं क्योंकि अक्सर करके वो स्टूडेंट मेरे सामने इस बात को डिस्कस करते हैं कि सर अब ये बताइए, एडमिशन तो हो गया लेकिन सर मैं घर से यहाँ रहूंगा, एक रूम लेकर रहूंगा, खाना पीना, लगभग मेरा एक्सपेंडिचर 10,000 रुपए पर महीने का होगा, कैसे आएगा। उस बच्चे को जब मैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए लेकर के जाता हूं, और एक कॉन्फ्रेंस कितनी भी सस्ती होती है, आना जाना रजिस्ट्रेशन फीस मिला के लगभग 5 से 6,000 का खर्चा होता है, फिर बच्चे के आगे दूसरा क्वेश्चन कि वो 5 से 6,000 रुपए कहां से लेकर के आ गए। पेरेंट्स अगर सक्षम है तो दे देते हैं और सक्षम नहीं है तो बच्चा चाहते न चाहते हुए भी कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाता। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। हमने अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया पूरे यूपी स्टेट से लेकर के इस पूरे हिंदुस्तान में कि जिस दिन बच्चा एडमिशन लेगा आप कंडीशन लगा दीजिए, जो नेट क्वालिफाइड है या जो गेट क्वालिफाइड है या जो स्टेट गवर्नमेंट का टेस्ट क्वालिफाई करेगा सिर्फ उसी का एडमिशन होगा, और ऐसे बच्चे को हम 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए स्कॉलरशिप देंगे। आप बताइए सिस्टम अच्छे बच्चे। तो ये एक छोटी सी, मैंने हालांकि इसमें बहुत कुछ है बोलने को, मैं बहुत सालों से इसी चीज से जूझ रहा हूँ, लेकिन मैंने एक छोटी सी समस्या आपके सामने रखी है। गर्ल्स और बॉयज की दोनों की समस्या, ये हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा है, यहाँ का सिस्टम इस तरह का, जहाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ पर कोई ऐसे प्राइवेट स्पॉन्सर भी नहीं है कि कोई बच्चा कोई अगर अच्छा सब्जेक्ट लेके उसमें रिसर्च करना चाहे या उसके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है कि कोई उसको स्पॉन्सर कर दे कि भाई आप लोग चलिए इस पे काम करिए और मैं आपको पैसा देता हूँ, कोई बात नहीं पैसा डूब भी जाएगा, या सरकार कुछ इस तरह का एक डिपार्टमेंट बनाए कि रिसर्च टोटली डेडिकेटेड टू रिसर्च के आप अपना आइडिया दीजिए, आपका आइडिया अप्रूव होता है, देन वी विल स्पॉन्सर यू फॉर, ऐसा कुछ हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है। और शायद यही कारण है हमारे यहाँ से वैज्ञानिक तो बहुत आते हैं पर वो वैज्ञानिक दूसरे देश की संस्थाओं के लिए कार्य कर रहे होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वाकई में रिसर्च में इंस्टीट्यूट होता है, वाकई में कैलिबर होता है, वो विदेश की तरफ भी मुंह देखता है और विदेश में जाके अपनी रिसर्च करना चाहता है। जी जी, बिल्कुल सही। और उसमें एक चीज और मैंने देखी है कि इसमें भी एक अलग तरह का माफिया चलता है, कि माफिया नहीं कहूंगा, एक फर्जीवाड़ा कहूंगा, कि इसमें एक चलता है कि पेपर पब्लिश करना, पेपर के नाम पे कुछ भी पब्लिश कर दिया जाता है कि किसी को काउंट पड़ा जी मेरे 4 पेपर फलानी CSI में पब्लिश हो गए,
5 पेपर फलाने में पब्लिश होंगे, उन पेपर को पढ़ेंगे तो कूड़ा कबाड़ा होंगे, तो पेपर का कोई मतलब नहीं होगा। पर वो हाँ जी, आपके कितने पेपर पब्लिश हुए हैं जी? मेरे 5 पेपर पब्लिश हुए हैं, यहाँ मेरे 4 पेपर पब्लिश हुए हैं। वो भी एक पैसे का चक्कर चलता है कि आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा और आपको नाम मिल जाएगी जी आपका पेपर पब्लिश हुआ है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा हिमांशु जी। इसमें एक कॉकस भी काम करता है जो कि आपके पेपर पब्लिश कराता है। एक जर्नल मैं चलाता हूं जो SCI है, एक जर्नल कोई दूसरा व्यक्ति चलाता है वो SCI है। हमने आपस में पैक किया हुआ, आप मेरे पेपर को छापते रहिए, मैं आपके पेपर को छापूंगा। हालांकि पिछले दिनों में हिमांशु जी मैं एक बात क्लियर कर दूं कि सरकार ने पिछले दिनों में कुछ डेवलपमेंट किए हैं, क्योंकि मैं उनके ऑर्डिनेंस भी तैयार करता हूं और वही इम्प्लीमेंट कराता हूं। कुछ ऑर्डिनेंस अच्छे तैयार हुए। पहले क्या था, PhD में किसी का भी एडमिशन हो जाता था, अब नहीं है। अब सिस्टम बहुत बदलाव है। हालांकि 100% सही नहीं है वो सिस्टम, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा। होती हैं चीजें। हाँ, काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। बच्चा पहले अप्लाई करेगा, टेस्ट के में अपीयर होगा। टेस्ट में जब तक 50% मार्क्स उसके नहीं आएंगे तब तक टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा। टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद उसको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में फिर उसके 50% मार्क्स आने चाहिए। जब दोनों मार्क्स का टोटल होगा उसके बाद फिर उसकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बेस पर उसको कोर्स वर्क में एडमिशन मिलेगा। फिर 6 महीने का वो कोर्स वर्क करेगा और उस 6 महीने के कोर्स वर्क में उसके 55% नंबर आने चाहिए, तभी जाकर के वो रिसर्च के लिए आगे बढ़ेगा, अदरवाइज बढ़ नहीं सकता। बड़ा अच्छा लगा मुझे सरकार का ये है। और साथ में 2 ये भी कर दिया है कि 2 पेपर आपके स्कोपस या SCI जर्नल में पब्लिश होने चाहिए। कम से कम 2 कॉन्फ्रेंसेज आपने की हो। कुछ अच्छा किया सरकार ने। और उससे भी ऊपर चीज जो तायल साहब कह रहे थे, उस चीज पर काफी हद तक रोक लग गई है। अब जब तक प्लेगरिज्म का सॉफ्टवेयर के साथ चला करके आप उसका सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तब तक आपकी थीसिस सबमिट नहीं होगी। कुछ चीजें सरकार ने अच्छी की, ऐसा नहीं है। कौशल जी बड़ी अच्छी बात कौशल जी ने आते आते कही कि मैं बहुत आशावादी हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कोई एक टीचर कहता है मैं आशावादी हूँ। सरकारी सिस्टम में रहने के बावजूद भी हम टीचर को आशावादी ही होना चाहिए। हम अगर आशावादी नहीं होंगे तो हम बच्चों को कैसे इससे निराशा के भाव से निकालेंगे। तो सरकार ने कुछ काम अच्छा किया है, वो वाकई हम अप्रिशिएट करते हैं। और मैं चाहता हूँ इसी में थोड़े से डेवलपमेंट और हो जाए तो हिंदुस्तान की भी रिसर्च में कुछ थोड़ी सी बखत बन सकती है। जी, अब कौशल जी आपके पास आऊंगा और फाइनल वर्ड मैं आपसे ही लूंगा, क्योंकि आप स्पेसिफिकली उसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये रिसर्च मुझे लगता है कि आपके हृदय के भी समीप होगा और आपके कार्यक्षेत्र के भी समीप होगा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको क्या चैलेंजेस दिखाई देते हैं और आपकी नज़र में क्या सॉल्यूशन फ्यूचर में इस दिशा में दिखाई देते हैं? देखिए, दोनों सर लोगों ने बिल्कुल एकदम सही बात कही रिसर्च को लेके। PhD और रिसर्च का जो डिफरेंस है वो भी एकदम सही बात कही। जैसे संजीव सर ने कहा, सर उसमें एक छोटा सा अपडेट ये है कि इतना अच्छा रेगुलेशन बनाया था गवर्नमेंट ने कि PhD में एडमिशन रिटन होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। द गवर्नमेंट हैज स्टॉप द इंटरव्यू नाउ, खत्म हो गई वो बात। फिर से आप वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बेसिस पर अभी लास्ट वीक अभी रीसेंट डेवलपमेंट है ये, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यही प्रॉब्लम है। देखिए, नेट एग्जामिनेशन किसी ज़माने में इतना बढ़िया सिंबल था, नॉलेज का इंडिकेटर था कि केवल नेट क्वालिफाई कर देना अपने आप में बड़ी बात थी। नाउ द गवर्नमेंट पॉलिसीज हैज रूइंड इट, बर्बाद कर दिया उन्होंने नेट। आज की डेट में हर उसको लिखना नहीं आता होगा 4 लाइन और नेट है, और नेट के बेसिस पर PhD में डायरेक्ट एडमिशन है। उसको इन सारी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना है। नेट के बेसिस आपको डायरेक्ट एडमिशन देना होगा। अब इंटरव्यू खत्म कर दिया, उसके बाद नेट के मार्क्स को कैसे कंसिडर करेंगे, अभी ये बड़ा क्वेश्चन है। इसमें UGC अभी साइलेंट है कि पहले तो ये था कि वो इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाते थे, अब वो कैसे करेंगे उसका, ये इस मामले में भी साइलेंट है। दूसरा, इवन JRF भी आज की डेट में जो फेलोशिप मिलती है वो भी केवल और केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेसिस पर मिल जा रही है। हालत ये होती है हमारे यहाँ इंटरव्यू में कि वो इंटरव्यू कितना अच्छा ऑप्शन था, ऑब्वियसली उसमें सब्जेक्टिविटी भी है, उसमें बायसनेस भी शुरू होती है, उसमें गेम भी शुरू होता है। उसके दोनों परिणाम हैं, हर चीज़ के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। लेकिन उसका एक मेरिट ये था कि हमारे यहाँ पता चले कि JRF ने अप्लाई किया और JRF को हमने कहा कि तुम जरा एक छोटा सा 4 लाइन, हम एक छोटा सा टेस्ट करा लेते हैं। हाथ किया तो हमने कंकरेंट कोई प्रॉब्लम दी और कहा कि इस पर एक एनालिटिकल जरा एक पैराग्राफ लिख दो, एंड दे आर नॉट एबल टू राइट, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, एंड दे हैव विन JRF इन गवर्नमेंट सिस्टम, दे आर गोइंग टू गेट फेलोशिप फॉर 1000 रुपीज़। तो वो जो प्रॉब्लम है पॉलिसीज़ को लेके है रिसर्च को, एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ इस मामले में क्या है, और उसके लिए हम लोग भी टीचर्स ही जिम्मेदार हैं। हम सभी लोग जाके ऑर्डिनेंस रेगुलेशंस बनाते हैं, हमारे सीनियर्स लोग वहाँ बनाते हैं UGC में। सिस्टम बहुत बड़ा है, इसको गवर्न करने के लिए हम ऑब्जेक्टिविटी के पीछे बहुत पड़े रहते हैं। लेकिन नतीजा क्या है, हमने 2018 में UGC ने एक नया रेगुलेशन दिया
पीएचडी को हमने, जैसे सर ने कहा, तायल सर ने, कि पीएचडी को हमने करियर एडवांसमेंट से और प्रमोशन से जोड़ रखा है। आज की डेट में कंडीशन है कि आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल ही नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर, पहले एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी थी, अभी एसोसिएट से हटा दी है वो कंडीशन। प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, चाहे कैस के थ्रू, जिसको प्रमोशन बोलते हैं, चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, जब तक आपने अपने अंडर में कोई पीएचडी अवार्ड ना करा दी। इसका मतलब है कि अगर मैं एक डिग्री कॉलेज में हूँ, डिग्री कॉलेज में मेरे यहाँ रिसर्च सेंटर नहीं है, तो मैं जिंदगी में कभी प्रोफेसर नहीं हो सकता। ये हमने उन चीज़ों को उससे क्वान्टिफाई कर रखा है। बिल्कुल उसी तरीके से हमने एक नई व्यवस्था कर दी है आने वाले 2021 से या 22 से, शायद 21 से वो व्यवस्था होने वाली है। 2018 रेगुलेशन में यूजीसी ने लिख दिया है कि बिना पीएचडी किए यूनिवर्सिटीज में, कैंपस में, कॉलेजेस में नहीं, कैंपस में आप असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट नहीं हो पाएंगे। तो अब किसी व्यक्ति को असिस्टेंट प्रोफेसर होना है तो वो पीएचडी करेगा या रिसर्च करेगा? जो सर लोगों ने कहा, ऑब्वियसली वो पीएचडी करेगा। हमने पीएचडी को ही प्राइमरी कर रखा है, रिसर्च के लिए प्लेस छोड़ा ही नहीं। उन्हें क्या जरूरत है? हम क्यों पीछे पड़े हुए पीएचडी के? हम बाकी उसकी नॉलेज देके उसको अपॉइंट है, जब वो रिसर्च कर लेगा तब उसको अवार्ड करेंगे। हमने पीएचडी को जॉब एम्प्लॉयबिलिटी के साथ जोड़ दिया है, हमने जो पीएचडी को प्रमोशन के साथ जोड़ दिया है, पीएचडी को मार्क्स के साथ में, एपीआई हमारे यहाँ बोलते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एपीआई के मार्क्स होते हैं, एपीआई के साथ हमने जोड़ दिया है। बिल्कुल यही हालत हमारी पब्लिकेशन का है। हम पब्लिकेशन में क्वालिटी ऑफ जर्नल देखते हैं, क्वालिटी ऑफ पेपर नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर हमने एक नई व्यवस्थाएं, हम रोज, वो मैंने कहा ना, हम चोरी को कंट्रोल करने की बात करते हैं, अच्छे को प्रमोट करने का कोई रास्ता नहीं निकालते। हम एक नई व्यवस्था लाते हैं। पहले हमने एक यूजीसी लिस्ट बनाई, यूजीसी ने कुछ पहले कहा कि जिसमें भी आईएसएसएन नंबर होगा जिस जर्नल में, उसका पब्लिकेशन माना जाएगा। तो ठीक है, आईएसएसएन जर्नल वाले गली मोहल्ले में खुल गए, लाइन लग गई। आईएसएसएन गवर्नमेंट ही बांटती है, और फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आईएसएसएन पर्याप्त नहीं है, अपने ही सिस्टम को आप रिफ्यूज कर रहे हैं। आपने कहा कि नहीं, यूजीसी एक लिस्ट बनाएगी, इनमें से कौन से जर्नल्स ठीक है। तो ठीक है, यूजीसी में एक विंडो खुल गई, तो जो लोग पैसा लेके पेपर छापते थे उन्होंने अपने जर्नल्स यूजीसी में रजिस्टर्ड करा लिए। फिर कंप्लेंट हुई, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, यूजीसी की लिस्ट ठीक नहीं है, करप्ट लिस्ट है। आप देखिए क्या चल रहा है, कितनी जल्दी हम स्विच कर रहे हैं हायर एजुकेशन में। फिर उन्होंने एक केयर लिस्ट निकाली है, यूजीसी केयर लिस्ट है। टीचर एजुकेशन की बात करूँ, टीचर एजुकेशन के जो हमारे डिपार्टमेंट है, आज की डेट में कम से कम भी नहीं तो 15,000 इंस्टीट्यूशन हैं टीचर एजुकेशन के इंडिया में। 10 टीचर पर एवरेज भी निकालूं मैं इंस्टीट्यूशन का, तो 1.5 लाख टीचर्स हैं। 1.5 लाख टीचर से आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप हर साल कम से कम 1 या 2 रिसर्च पेपर लिखिए। फिर आप कहते हैं कि ये आप ये नहीं छापेंगे तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो ऑब्वियसली करप्ट प्रैक्टिस की तरफ लोग मूव करना शुरू करते हैं। तो हम इतना कंफ्यूज हैं हायर एजुकेशन की पॉलिसीज को बनाने में, क्वालिटी कंट्रोलिंग, चोरी को रोकना, और उसके चक्कर में इतना रिजिडिटी, रेजिमेंटेशन हम कर दे रहे हैं कि जो एक ओपन एनवायरनमेंट चाहिए हायर एजुकेशन में रिसर्च के लिए, नया सोचने के लिए, उसको हमने लाइंस में बांध रखा है। रिसर्च की जब हम बात करते हैं, अब्रॉड में आप देखिए सारी अच्छी रिसर्च यूनिवर्सिटीज से निकल के आती हैं, उनकी लैब सारी अच्छी रिसर्चेज देती हैं। हमारे यहाँ हम आज तक यही डिसाइड नहीं कर पाए कि हमारी यूनिवर्सिटीज कैंपस आर बेसिकली फॉर रिसर्च और फॉर टीचिंग। जब भी आप उनसे पूछिए क्वेश्चन क्या है, तो वो कहते हैं दे आर सेंटर फॉर टीचिंग एंड रिसर्च। Some people say they are center for research and teaching. You will not find a single government policy document जो उसको clearly define करता हो। I had to be in some meetings of ministry and somewhere. तो मैंने एक बार ऐसे एक हमारे हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी थे, उनसे मैंने पूछा कि सब ये मुझको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आई एम सच ए जूनियर पर्सन, तो आई एम कंफ्यूज। आप मुझे बताइए कि अगर रिसर्च और टीचिंग में से एक को चुनना हो यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी पर, तो हम किसको चुनेंगे? उनके पास कोई आंसर नहीं है। नहीं, दोनों को रखना है। तो मैंने कहा दोनों का कैसे रखेंगे? आप कहते हैं कि कॉलेज बेसिकली टीचिंग के लिए है, रिसर्च सेंटर्स नहीं है, यूनिवर्सिटीज रिसर्च के लिए हैं, लेकिन आप जब टीचिंग लोड बांटेंगे, टीचर स्टूडेंट रेशो बांटेंगे, तो जो कॉलेज में है वही आप यूनिवर्सिटी में भी देंगे। 16 क्रेडिट की टीचिंग आपको यूनिवर्सिटी में भी करनी है, 16 क्रेडिट की आपको कॉलेज में भी करनी है, उतने ही टीचर स्टूडेंट रेशो आपको यहाँ भी रखना है। और इनफैक्ट यूनिवर्सिटी कैंपसेस में अब और ज़्यादा हालत खराब है, क्योंकि पोस्ट सैंक्शन हो रही, अब दोबारा से गवर्नमेंट ने पोस्ट सैंक्शन करनी बंद कर रखी है, तो टीचर स्टूडेंट रेशो और गड़बड़ाया हुआ है। आप एडहॉक फैकल्टी से काम चला रहे हैं, और फिर आप कहेंगे कि नहीं, दे आर एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट रिसर्च एज वेल। कैसे होगा? कैंपसेस में काम करने वाले लोग क्या बिल्कुल ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा उनके 4 हाथ पैर हैं कि वो उतना भी पढ़ा भी लें, रिसर्च भी कर लें, उस रेजिमेंटेशन से भी गुजरें? तो ये जो पॉलिसीज़ का रेजिमेंटेशन है, ये हायर एजुकेशन के रिसर्च के लिए सबसे बड़ा घातक है। और हम जो इस एक लास्ट लाइन कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ हिमांशु, कि हम जो ये कह रहे हैं कि जो मैंने पहले भी कहा कि हम चोरों को रोकने की व्यवस्था कराते हैं। मैं केमिस्ट्री लैब का एक एग्जांपल लूँ। केमिस्ट्री लैब में केमिकल जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपको उसकी
उसका स्टॉक रखना पड़ता है, हिसाब देना पड़ता है कितना केमिकल कहाँ कंज्यूम हुआ। मान लीजिए 100 टीचर्स हैं केमिकल को यूज करने वाले, मैं मान लूँ कुछ देर के लिए कि 90 लोग चोर हैं, ले जाएंगे केमिकल को अपने घर में टॉयलेट साफ करने के लिए, लेकिन उसमें 10 लोग तो ऐसे हैं जो उस केमिकल को अगर आप फ्रीली यूज करने दें तो शायद कुछ नया कर दें। हम उनको भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे कुछ करने। लेकिन उसका ये भी है कौशल जी कि आपकी बात ठीक है, लेकिन शायद लोग ही मजबूर कर देते हैं कि सिस्टम एक फैसिलिटी देता है, सरकार एक टैक्स पेयर के पैसे से चीजें अवेलेबल कराती है, और हमारे यहाँ शायद एक प्रवृत्ति बन चुकी है, हमारे माइंडसेट बन चुके हैं, भारतीय मानसिकता ऐसी बन चुकी कि हम उसके पहले मिसयूज के तरीके पहले ढूंढते हैं, यूज करने के तरीके बाद में ढूंढे जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि इंटरव्यू हटाया गया, शायद इंटरव्यू को हटाने का मेन रीजन यही रहा होगा, जो मैंने भी अपनी पर्सनल लाइफ में देखा, और ऐसा कुछ टीचिंग के लाइन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, अक्रॉस ऑल द आई मीन ऑल द प्रोफेशंस, ऑल द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, और क्या कहीं भी चले जाएं, फेवरिज्म हर जगह होता है। तो वो इंटरव्यू में क्या होगा कि लोकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही अगर उसको लेंगे तो वो अपने फेवरेट स्टूडेंट्स का, जो लोग उनके फेवरेट उनको सेलेक्ट कर लेंगे, उन्हीं को वो रिसर्च में डालेंगे, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे, तो शायद एक रीजन ये भी रहा होगा इंटरव्यू हटाने का। तो हाँ, ये बात ठीक है कि चोरी को रोकने का एक तरीका है, और उससे बाधा उसमें आती है कि हम आगे बढ़ने के तरीकों पर ध्यान फोकस कर ही नहीं पाते, हमारा सारा जो एफर्ट है या फोकस है वो सिर्फ चोरी रोकने में ही रह जाता है, और उस कारण शायद हम कहीं ग्रोथ नहीं कर पाते। तो बहुत अच्छा आज का डिस्कशन रहा, बहुत ही यूजफुल और नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन निकल कर आई। मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक इन चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे और उसका लाभ उठाएंगे, और इस रैट रेस से अपने बच्चों को बाहर निकालेंगे। संजीव सर ने, ताज सर ने, कौशल जी ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, कैसे अपने बच्चों को, जहाँ तक प्राइमरी एजुकेशन की बात आती है, उनको प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करने दें, उन्हें एक दौड़ में, अंधी दौड़ में ना डालें, उनकी नॉलेज पे फोकस करें, मार्क्स पे फोकस ना करें, क्योंकि मार्क्स ज़रूरत से ज़्यादा आ जाते हैं और उसके बाद अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती हैं। अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से ना करें, उन्हें एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने दें, और वो अपनी ज़िंदगी में शायद कहीं बेहतर कर पाएंगे, बजाय इसके कि आप उन्हें एक ऐसी अंधी दौड़ में झोंकें। इसी के साथ मैं अपना कार्यक्रम ही समाप्त करना चाहूँगा, और अपने मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद।